जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। उत्तर प्रदेश हायर जुडिशरी उच्चतर न्यायिक सेवा का प्रारंभिक परीक्षा जो हुआ था उसका रिजल्ट आ चुका है। मेंस परीक्षा में सभी लोग लग चुके हैं। ठंडी का मौसम है, क्योंकि पढ़ाई में सबको कम मन लगता है, लेकिन जिसको परीक्षा देना है मेंस का वो जी जान लगा दिया है। आज मेरा जो टॉपिक होगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से संबंधित क्वेश्चन पर, जिस पे पूर्व में कई क्वेश्चन ऐसे बने हैं जो कि रिपीटेड हैं, उनको उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में पूछा ही जाता है। और सच पूछिए तो उसको प्रैक्टिकल की दृष्टि से भी जानकारी रखना चाहिए। तो आइए हम लोग समय न गंवाते हुए उस पर चर्चा करें, क्योंकि मेरा वीडियो बहुत शॉर्ट में और छोटा रहता है और काम का रहता है। यह है धारा 319 जो दंड प्रक्रिया संहिता में था। अब वो धारा यहाँ 358 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में परिवर्तित होकर के हो गया है। धारा 319 जो दंड प्रक्रिया संहिता में थी वही हूबहू धारा 358 यहाँ रख करके कंटेंट्स पूरा वही है, कुछ बदला नहीं है। तो देखते हैं हम इसमें क्या है। जो व्यक्ति प्रैक्टिकल में है या पहले से इस क्वेश्चन को देख चुके हैं उनको पता है। ये लगभग 5 नंबर का या 10 नंबर का, कभी कभी 20 नंबर का भी पूछा जाता है, लेकिन पूछा जरूर जाता है। इसमें है पावर टू प्रोसीड अगेंस्ट अदर पर्सन अपियरिंग टू बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस, मतलब अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्ति। धारा 193 जो दंड प्रक्रिया संहिता है उसमें हम लोग देखते हैं कि जो भी से एडीजे होते हैं, मतलब अतिरिक्त जिला जज का जो पद होता है, न्यायाधीश होते हैं, वो डायरेक्ट संज्ञान नहीं लेते हैं उनको, या जिला जज भी डायरेक्ट संज्ञान नहीं लेता है। जो मामले सुपुर्द किए जाते हैं उसी का वो संज्ञान लेते हैं और उसका जो है ट्रायल करते हैं। लेकिन ये धारा 358 एक प्रकार से अपवाद के रूप में है कि इसमें ड्यूरिंग ट्रायल या इंक्वायरी जरूरी नहीं है कि वो उसको सुपुर्द किया जाए, उस मामले का संज्ञान लेकर के ट्रायल कर सकता है। तो यहाँ पर जो धारा दंड प्रक्रिया संहिता का जो धारा 193 है वो धारा 213 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रोवाइड किया गया है, रखा गया है। 600 वैसे ही है। तो जो धारा 213 है उसका अपवाद कह लीजिए कि धारा 358 में दिया गया है। चूँकि बहुत विस्तृत में हम इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि जो तैयारी करने वाले व्यक्ति हैं वो इस बात को जानते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, धारा 213 का अपवाद ये क्यों है, और ना ही मेरे पास समय है कि मैं उसको बहुत व्याख्या कर पाऊँगा। छोटा वीडियो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि इसमें पूरा सारगर्भित आपको और आपका दिमाग में उस लेवल तक लेकर चला जाऊँ ताकि आपको परीक्षा में आंसर देने में सहूलियत हो। आपको इस बात की सहूलियत हो जाए कि आपको पता चल जाए कि ये जो टॉपिक मैं चर्चा कर रहा हूँ ये वाकई में 20 नंबर का आपके लिए रखा हुआ है। आप पढ़ के जाइए, अच्छा सा इसका कंठस्थ कर लीजिए। और एक केस लॉ है उसमें हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य 2014 3 SCC वॉल्यूम 92 का है, इसको जरूर देखिएगा। उसका हम कुछ चर्चा भी कर देंगे। पहले बेयर एक्ट कहता क्या उसको देख लेते हैं। अब बेयर एक्ट कह रहा है कि 358 का उपधारा 1 वेयर इन द कोर्स ऑफ एनी इंक्वायरी इन टू आर ट्रायल ऑफ, मतलब दो चीज़ों की ही बात कर रहा है, इंक्वायरी और ट्रायल की। एन ऑफेंस इट अपीयर्स फ्रॉम द एविडेंस दैट एनी पर्सन नॉट बीइंग द एक्यूज्ड has committed any offence for which such person could be tried together with the accused. The court may proceed against such person for the offence which he appears to have committed. अर्थात जहाँ किसी अपराध की जांच या विचारण के दौरान
साक्ष्य से प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने जो अभियुक्त नहीं है कोई ऐसा अपराध किया है जिसके लिए ऐसे व्यक्ति का अभियुक्त के साथ विचारण किया जा सकता है, वहाँ न्यायालय उस व्यक्ति के विरुद्ध उस अपराध के लिए जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता है कार्रवाई कर सकेगा। यहाँ पे डिस्क्रिशनरी है, कोर्ट में प्रोसीड अगेंस्ट शब्द का प्रयोग है, शैल का नहीं है। यानी कि जब भी आप एप्लीकेशन दे करके न्यायालय का ध्यान आकर्षित कराते हैं कि श्रीमान ये एविडेंस मौजूद है जिसके आधार पर ऐसे व्यक्ति को भी तलब किया जाए जो कि इसमें अभियुक्त नहीं रहा है पहले, लेकिन अभियुक्त के साथ इसका विचारण किया जाना संभव है और किया जाना चाहिए, तो यहाँ कोर्ट में प्रोसीड अगेंस्ट सच पर्सन फॉर द ऑफेंस विच ही अपीयर्स टू हैव कमिटेड। ये शब्द में का प्रयोग है, यानी कि डिस्क्रिशनरी पावर है न्यायालय का। और इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पर धारा 213 का ये अपवाद है, यहाँ कहीं सुपुर्द नहीं किया जा रहा है मामले को, न्यायालय खुद संज्ञान ले लेगी और प्रोसीजर उसके खिलाफ चालू कर देगी। अब उपधारा 2 कह रहा है कि वेयर सच पर्सन इज नॉट अटेंडिंग द कोर्ट ही मे बी अरेस्टेड आर समन्ड एज द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस में रिक्वायर फॉर द पर्पज एफोर्सेड। जहाँ ऐसा व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं है वहाँ पूर्वक प्रयोजन के लिए उसे मामले की परिस्थितियों की अपेक्षानुसार गिरफ्तार या समन किया जा सकेगा। मतलब उसके खिलाफ प्रक्रिया जैसा भी न्यायालय समझ में आए उचित करेगा। उपधारा 3 कह रहा है कि एनी पर्सन अटेंडिंग द कोर्ट although not under arrest or upon a summon may be detained by such court for the purpose of the inquiry into or trial of the offence which he appears to have committed। कोई व्यक्ति जो गिरफ्तार या समन न किए जाने पर भी न्यायालय में उपस्थित है, ऐसे न्यायालय द्वारा उस अपराध के लिए जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता है जांच या विचारण के प्रयोजन के लिए निरुद्ध किया जा सकेगा। मतलब उपधारा 1 और 2 एक तरह की प्रक्रिया की बात करता है और उपधारा 3 एक दूसरे तरह की प्रक्रिया की बात करता है। मतलब यदि वो न्यायालय में खुद उपस्थित है और उसके खिलाफ मामला बन रहा है इंक्वायरी और ट्रायल के पर्पज से, तो उसको डिटेन किया जा सकता है। अब उपधारा 4 कह रहा है कि वेयर द कोर्ट प्रोसीड्स अगेंस्ट एनी पर्सन अंडर सबसेक्शन 1 देन द प्रोसीडिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ सच पर्सन शैल बी कमेंस्ड afresh and the witnesses reheard। अब यहाँ प्रक्रिया के बारे में बता रहा है कि जो उपधारा 1 के तहत जिसको किसी व्यक्ति को शामिल किया जा रहा है ट्रायल में, जो अभियुक्त नहीं है लेकिन उसने भी अपराध किया है, साथ में ट्रायल करना चाहिए न्यायालय को लगता है, तो उसके खिलाफ समन और आदेश का जो जारी करने की बात उपधारा 1 में कही गई है, तो उसी के बारे में कह रहा है कि उस व्यक्ति के बारे में कार्रवाई फिर से प्रारंभ की जाएगी और साक्षियों को फिर से सुना जाएगा। मतलब कि यानी कि ट्रायल शुरू से हो सकता है और फिर से जो साक्षियों का सुनवाई हो चुका है, यानी चीफ हो चुका है, क्रॉस एग्जामिनेशन हो चुका है, तो फिर से उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। खंड बी कह रहा है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ क्लास ए द केस में प्रोसीड्स एज इफ सच पर्सन हैड बीन an accused person when he court took cognizance of the offence upon which the inquiry or trial was commenced। खंड ख के अधीन उपबंधों के अधीन रहते हुए मामले में ऐसे कार्रवाई की जा सकेगी मानो वह व्यक्ति उस समय अभियुक्त व्यक्ति था जब न्यायालय ने उस अपराध का संज्ञान किया था जिस पर जांच या विचारण प्रारंभ किया गया था। मतलब कि जिस व्यक्ति को जो नया व्यक्ति है जिसको अभियुक्त के रूप में शामिल करके उसका ट्रायल किया जा रहा है, उसके प्रति क्या प्रज्यूम किया जाएगा कि जो फर्स्ट इंस्टांस में जो अभियुक्त था, प्राथमिक अभियुक्त था, उसका जैसे संज्ञान लिया गया था, मान लिया जाएगा कि इसका भी संज्ञान ले लिया गया। मतलब इसका जो संज्ञान लेने वाला बात, सुपुर्दगी वाली बात, ये सब कुछ छांट दिया गया है और डायरेक्ट ट्रायल पे यहाँ पे शामिल कर लिया गया है। इसी बात को लेकर के तमाम केसेज हैं, जिसमें से जो आखिरी केस आया 2014 में वो एकदम क्लियर कट रहा और उसी बिंदु पे हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य 2014 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने
कुछ विधिक बिंदु का इंडिकेशन किया, जिसमें हम बताना चाहेंगे। पहला था न्यायिक प्रक्रिया के किस स्तर पर धारा 319 की शक्ति का प्रयोग न्यायालय कर सकता है। पहला तो ये प्रश्न रखा। दूसरा कहा कि क्या धारा 319 क्लाज 1 के अंतर्गत प्रयुक्त साक्ष्य का अर्थ केवल उस साक्ष्य से है जो प्रतिपरीक्षण द्वारा विनिश्चित होता है, अथवा कि मुख्य परीक्षा के आधार पर साक्षी के कथन को साक्ष्य मानकर न्यायालय द्वारा धारा 319 क्लाज 1 के अधीन किसी नए व्यक्ति को अभियुक्त बना सकती है। ये प्रश्न उठा। तीसरा प्रश्न बनाया गया इस केस में हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य में कि क्या धारा 319 क्लाज 1 में प्रयुक्त साक्ष्य शब्द इतना व्यापक है कि इसके अंतर्गत अन्वेषण के दौरान अन्वेषण अधिकारी द्वारा एकत्रित साक्ष्य आच्छादित है, अथवा कि साक्ष्य शब्द का तात्पर्य केवल विचारण के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य तक सीमित है। और चौथा क्वेश्चन अराइज किया उन्होंने, क्या धारा 319 के अंतर्गत न्यायालय की शक्ति उन व्यक्तियों को अभियुक्त बनाने तक आच्छादित होती है जिनका नाम एफआईआर में नहीं है, अथवा एफआईआर में नाम है किंतु उन्हें या तो आरोपित नहीं किया गया है, अथवा आरोप विवेचन के दौरान उन्हें उन्मोचित कर दिया गया है। इन्हीं 4 बिंदुओं पर हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य में एक प्रकार से विधि व्यवस्था दी गई। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर इसमें दिया गया कि धारा 319 दो शब्दों जांच तथा विचारण शब्द का प्रयोग किया गया है। जांच विचारण के पूर्व की अवस्था है, जबकि विचारण आरोप विवेचन के पश्चात की अवस्था है। धारा 200, 201, 202 तथा 398 का अधीन अनुकल्पित जांच। धारा 319 में अनुकल्पित जांच की ही प्रजाति होती है। इस जांच के दौरान जो सामग्री न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाती है उसका उपयोग विचारण प्रारंभ होने पर धारा 319 के अधीन किसी नए व्यक्ति को संभावित करने के लिए चार्जशीट के स्तंभ 2 में नामित व्यक्ति को अभियुक्त के रूप में नामित करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। अतः धारा 319 में प्रयुक्त पद साक्ष्य को व्यापक अर्थ में समझा जाना चाहिए, न कि शाब्दिक अर्थ में। किंतु अन्वेषण के संदर्भ में धारा 157 के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा एकत्रित साक्ष्य धारा 319 के संदर्भ साक्ष्य नहीं है। अधिक से अधिक उनका सीमित उपयोग जांच तथा विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के कथन को सुनकर अथवा प्रतिवाद करने के लिए किया जा सकता है। तो ये तो पहला क्वेश्चन जो अराइज हुआ था, न्यायिक प्रक्रिया के किस स्तर पर धारा 319 की शक्ति का प्रयोग न्यायालय कर सकता है, उसका जवाब था। दूसरा जो क्वेश्चन था उसके जवाब में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा, दूसरा प्रश्न कि क्या धारा 319 प्रयुक्त साक्ष्य शब्द का अर्थ में केवल प्रति परीक्षा के पश्चात परीक्षित साक्ष्य आता है, अथवा कि मुझ परीक्षा में संबंधित साक्ष्यों द्वारा दिए गए कथन भी आते हैं। न्यायालय ने मुख्य परीक्षा के दौरान साक्ष्यों के कथन को भी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया। यही नहीं, न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने से लेकर विचारण प्रारंभ होने तक की जो सामग्री न्यायालय के समक्ष आती है, धारा 319 के अंतर्गत नए व्यक्तियों को अभियुक्त के रूप में जोड़ने के निर्णय में लेने की उसकी भूमिका होती है। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ कर दिया माननीय उच्चतम न्यायालय ने। तीसरा जो क्वेश्चन था अराइज किया था उसमें कहा, तीसरे प्रश्न के उत्तर में धारा 319 के अंतर्गत अभियुक्त के रूप में किसी व्यक्ति को जोड़ने के लिए न्यायालय की संतुष्टि की प्रकृति क्या हो। न्यायालय ने निर्णय किया कि धारा 319 का प्रयोग करते समय न्यायालय की संतुष्टि की सीमा वही होगी जो आरोप का विवेचन करते समय होती है। धारा 319(4) क्लास बी के अंतर्गत नए अभियुक्त को मुकदमे में सम्मिलित करना न्यायालय के मूल संज्ञान की तिथि से माना जाता है। इसके विचारण के दौरान उसके विरुद्ध प्राप्त सामग्री होती है, इसलिए मूल न्यायालय द्वारा संज्ञान की तिथि से अभियुक्त माना जाता। उसके विचारण के दौरान उसके विरुद्ध प्राप्त सामग्री होती है, इसलिए उस मूल न्यायालय द्वारा संज्ञान की तिथि 2 अभियुक्त माना जाता है, क्योंकि अथवा अन्यथा उसके अपराध का संज्ञान लेने से न्यायालय में विलंबित कारित हो सकता है। इसलिए उसके विरुद्ध कार्रवाई में पक्षकार बनाने के लिए संतुष्टि का स्तर अधिक गंभीर होना चाहिए। चौथा जो इसका प्रश्न का उत्तर बनाया उसने कहा कि चौथा प्रश्न की क्या धारा 319 के प्रयोग की शक्ति एफआईआर में गैर नामित व्यक्तियों अथवा एफआईआर में नामित किंतु आरोप न वृत्त किए जाने वाले अथवा अनुचित हो गए हैं के विरुद्ध किया जा सकता है। इसका उत्तर न्यायालय ने हाँ में दिया है, यानी कि न्यायालय के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को धारा 319 के अधीन समन जारी किया जा सकता है यदि साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्तों के साथ उसका विचारण किया जा सकता है। तो
हम लोगों ने देखा धारा 358 में, अर्थात जो पुराना दंड प्रक्रिया संहिता का धारा 319 है, उसको किस तरीके से माननीय उच्चतम न्यायालय ने हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य सन 2014 में व्याख्या किया और इसमें एक प्रकार से स्पष्ट किया कि किस स्तर पे धारा 358 का यानी कि धारा 319 का प्रयोग न्यायालय करेगा। अब देखिए, मैं ये कहूँगा कि यदि 20 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप बेयर एक्ट भी लिखेंगे। बेयर एक्ट में क्या प्रोविधान है, 4 क्लाज है, चारों क्लाज का देखिए और हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य का पूरा व्याख्या कर दीजिए। 4 बिंदु निर्धारण किया गया था, चारों बिंदु को डिस्क्राइब कर दीजिए। और यदि केवल 10 नंबर का है या 5 नंबर के टिप्पणी में है तो सिर्फ बेयर को आप लिख दीजिए। 2 लाइन में कोशिश करिए, फाइंडिंग केवल हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य में क्या पुष्ट किया गया उसको लिख दीजिए, आपका उत्तर पर्याप्त हो जाएगा। इसके साथ मैं वीडियो को विराम देना चाहूँगा। अन्य कौन से क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं उसको मैं फिर आप लोग के साथ एक नया क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। आप लोग इस क्वेश्चन को देखिएगा, जो पुराने तैयारी करने वाले हैं या जो नए भी तैयारी कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को हर 1 साल के गैप पे या हर साल रिपीट किया जा रहा है, या तो 5 नंबर में या 10 नंबर में या 20 नंबर में। तो ये आप लोग के लिए रामबाण रहेगा। मैं धीरे धीरे ऐसे करके आप लोग के मेंस परीक्षा तक ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बताऊंगा, जिससे कि आप केवल रिपीट कर लेंगे तो आपका 60%, 70% तैयारी हो जाएगी। बाकी का आपका तैयारी आपके कुर्सी तक लेके जाएगा। प्रयास मेरा यही है कि मैं आप लोग को अधिक से अधिक कुर्सी तक पहुंचाने की कोशिश करूं। जितने क्वेश्चन आपके लिए वैल्यूएबल है, हो सकते हैं आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उसको मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा। वीडियो को विराम देने से पहले मेरा निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई इस प्रकार का वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।